आज देश के अंदर 7 मई 2024 को थर्ड फेज के इलेक्शन हुए हैं पार्लियामेंट के। पहले हम बता दें इसके क्या फिगर्स अभी तक सामने आए। तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर आज मतदान हुआ है। इसमें कई बड़े लीडर्स जो हैं उनके लिए वोट डाले गए। जो जानकारी हासिल हो रही है उसके मुताबिक आज जो मतदान हुआ है वो 93 सीटों पर, और इसमें पोलिंग कम हुई है पिछले बार से। जो परसेंटेज ऑफ वोट है उसके अगर एतबार से देखेंगे तो कम परसेंटेज में वोट डले हैं। सबसे ज़्यादा जो मतदान है वो 90.66% ये असम के धुबरी सीट पर हुआ है। वहीं सबसे कम 54.53% ये मध्य प्रदेश की भिंड में हुआ है। जो आंकड़े हैं वो अंतिम नहीं है, इसमें तब्दीली हो सकती है। जो परसेंटेज ऑफ वोट है उसमें तब्दीली हो सकती है। तीसरे चरण में 60.68% मतदान हुआ है। असम में 74% है, बिहार में 56%, छत्तीसगढ़ में 66%, दमन दीव दादर नागर हवेली इसमें 65.23%, गोवा में 72%, गुजरात में 55%, कर्नाटक में 66%, मध्य प्रदेश में 62%, महाराष्ट्र में 53%, उत्तर प्रदेश में 55%, पश्चिम बंगाल में 73.93% वोट हुआ है। हर सीट का हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि 53 सीटें, इसमें बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं। आज के जो इलेक्शन हुए हैं वो बड़े अजीब व गरीब एक तरह से चुनाव भी हैं। जब संभल की रिपोर्ट आप देखेंगे, हमने रिपोर्ट की हुई है, आप देखिएगा संभल के अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है। मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको वोट डालने से रोका गया, उनके वोटर आईडी कार्ड को फाड़ करके फेंक दिया गया पुलिस के द्वारा। जो जानकारियां सोशल मीडिया पर हासिल हुई हैं उसमें आप जब वीडियोज देखेंगे तो पता चलेगा कि मुस्लिम वोटर्स जहां पर, क्योंकि संभल ऐसा इलाका है बता दें जहां तकरीबन 60% मुस्लिम वोटर है, 8 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है और तकरीबन 2 लाख के आसपास यादव वोटर है। MY जो गठजोड़ कहलाता है मुस्लिम यादव, वो 10 लाख प्लस है। यहाँ पर शफीकुर रहमान बल्क साहब के पोते ग्रैंडसन वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ज़िया रहमान जो प्रत्याशी हैं शफीकुर रहमान बल्क साहब के ग्रैंडसन, उनकी मौजूदगी में उनके कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। पोलिंग बूथ के अंदर लाठीचार्ज किया, मुसलमानों को लाठियां मार मार करके वोट डालने से भगा दिया गया, वोट डालने से रोक दिया गया। कई सारे इलाकों की इस तरह की जानकारियां हैं कि संभल में बहुत ज़्यादा टेरराइज किया गया मुस्लिम वोटर्स को। पिछले 2 बार के जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट फेज के इलेक्शन 19 अप्रैल को हुए थे और 26 अप्रैल को सेकंड फेज के इलेक्शन हुए थे। पहले और दूसरे फेज के इलेक्शन की कितने फीसद मतदान हुआ है इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन ने 11 दिन के बाद दी थी, और सेकंड फेज के इलेक्शन की जानकारी 5 दिन के बाद दी थी। कितने परसेंट वोट डाले गए हैं वो भी मुकम्मल जानकारी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी थी। ये नहीं बताया किस सीट पर कितने वोट हैं और कितने वोट डाले गए। इन बातों को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों में एक बेचैनी है, क्योंकि जो आंकड़े पहले बताए गए थे और जो आंकड़े बाद में इलेक्शन कमीशन ने जारी किए उसमें 3% वोटों का इजाफा देखने को मिला।
तो यहाँ पर एक बात आपको बता दें, ईवीएम को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे और ये इलेक्शन होने के बाद और ज़्यादा सवाल खड़े होंगे। गड़बड़ी ईवीएम में है या गड़बड़ी चुनाव आयोग में है, क्या है ये नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव आयोग का जो व्यवहार है, जो उसने चुनाव आयोग ने काम किया है, वो एक तरफा मनमाना काम है और एक पक्ष, एक गठबंधन, एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समर्पित है। ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनडीए गठबंधन का कोई पार्ट है, जैसे अन्य राजनीतिक पार्टियां एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी उसी तरह से उनके साथ में एक पार्टी की तरह से शामिल है। गुजरात से जानकारी हासिल हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। सरकारी महकमे के लोग जो वोटर लिस्ट वगैरह देते हैं, बीएलओ वगैरह बैठते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है श्री राम का। धर्म के नाम पर एनडीए गठबंधन के बड़े लीडर वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन जो डाटा उसको 24 आवर तो छोड़िए, विदिन 3 आवर्स दे देना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आपके वोट डलवा रहे हैं, आप बैलेट पेपर से नहीं करा रहे हैं, जो आपको मैनुअली वर्क करना पड़े, वक्त लग जाए उसमें। ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसके लिए आप बड़ी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं इसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उससे आपको ये जानकारी हासिल होने में कितने फीसद वोट डले हैं 11 दिन का वक्त लगता है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने जो साथी दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनको चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है और चुनाव आयोग की साख निम्नतम मिनिमम लोएस्ट स्तर पर है। इस चिट्ठी में खड़गे ने लिखा है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के अंतिम प्रतिशत आने में इतनी देरी की गई। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि तीसरे चरण के लिए वोटरों की लिस्ट की जानकारी नहीं की गई है, जो परेशान करने वाली बात है। इन सारी चीज़ों से चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर गहरा संदेह पैदा होता है। हम भी वही संदेह कई मर्तबा जाहिर कर चुके हैं और भी लोग इस पर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन, देखिए, डेड बॉडीज नहीं चाहिए किसी को। आप जिंदा हैं, आपको नज़र आना चाहिए आपके काम से। टीएन सेशन इलेक्शन कमिश्नर थे, नज़र आते थे अपने काम से। वो कहते थे आई ईट पॉलिटिशियंस इन माई ब्रेकफास्ट। आज का इलेक्शन कमीशन किसी लाश की तरह सोया हुआ है। हम शब्द गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हालात ऐसे हैं, मजबूरी है, क्योंकि देखें जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद देश के अंदर जो 4 जून को इलेक्शन के नतीजे आने हैं, वह कई सारी गंभीर चीज़ें अभी से दिख रही हैं। बवाल हो सकते हैं 4 तारीख को, ये हम आज ही आशंका आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। जनता के अंदर बेहद गुस्सा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो चुनाव हुए हैं उसमें जो कुछ हुआ है संभल के अंदर, वो गैर मामूली बातें हैं। आप सीधे सीधे मुसलमानों का वोट ख़त्म कर दीजिए, आप अपने आपस में चुनाव लड़ते रहिए, क्या ज़रूरत है? 10 साल से आप हुकूमत में थे, आप सीधे सीधे एक कोई ऑर्डिनेंस लेकर के आना चाहिए था आपको, और मुसलमानों को उनका वोटर अधिकार ख़त्म कर देना चाहिए था।
अब मुसलमान जब वोट डालने जाते हैं तो आप लाठीचार्ज करवाते हैं वहाँ पुलिस से, उनके वोटर आईडी कार्ड फाड़ दिए जाते हैं, उनको गालियाँ दी जाती हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। वेयर इज इलेक्शन कमीशन? लोग पूछेंगे। तो जो चीज़ें हो रही हैं वो फिक्र पैदा करने वाली हैं। लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, उनके पास भविष्य को लेकर के कोई प्रोग्राम नहीं है। ऐसी सूरत में जो वोट हो रहे हैं वो 2 चरण के जो नतीजे सामने आए, जानकारियां सामने आई हैं, उसके बाद आज तीसरे चरण के चुनाव में जो जानकारियां हासिल हो रही हैं संभल वाली, वो ये कहने को काफ़ी है कि रूलिंग जो गठबंधन है उसके पैरों तले ज़मीन खिसकी हुई है। अब 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, अगर इलेक्शन कमीशन ठीक रहता है, ईवीएम को कोई हारी बीमारी नहीं होती है, कोई दुख तकलीफ दर्द नहीं होता उसे, किसी अस्पताल में जाकर भर्ती नहीं हो जाती है, या नींद की गोली खा करके सो नहीं जाती है, और नतीजे सही आ जाते हैं, तो सत्ता परिवर्तन तय है। तो सत्ता परिवर्तन जब होगा तो क्या जो आज सत्ता में हैं वो सत्ता छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है। या वो किसी बच्चे की तरह कहेंगे कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं दूंगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बाज़ार में किसी मेले में जिद कर जाते हैं अपने माँ बाप से कि मुझे ये खिलौना चाहिए, और अगर उनको वो नहीं दिलवाया जाता है तो वहीं पे फजीता करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि सड़क पे रो करके बिलख करके और सड़क पे ही लेट जाते हैं कि नहीं मुझे तो चाहिए। तो क्या ये लोग जो सत्ता में हैं वो सत्ता छोड़ देंगे या कुछ और होगा? कभी कभी ऐसा लगता है कि देश के अंदर देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। ये जो जानकारियां हासिल हो रही हैं, एक खबर और बताते हैं आपको। ये ममता बनर्जी की, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल पर लगातार गलत बयानबाजी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, भाजपा नेता अपने चुनावी रैलियों में घृणित बातें कर रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। इस तरह से आदर्श आचार संहिता को मोदी आचार संहिता में बदला जा रहा है। पूर्णिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता सिर्फ खुद को हिंदू समझते हैं। इस तरह से वे दूसरे समुदाय के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ खुद को हिंदू समझते हैं और दूसरों को मुस्लिम कुछ नहीं समझते हैं। भाजपा नेता खुले मंचों से घृणित बयानबाजी कर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। अब ये चुनाव आयोग के ऊपर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के लोग हों या मीडिया के लोग हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों। जो चुनाव आयोग का जो बर्ताव नज़र आ रहा है वो बहुत ही डराने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो बातें पूर्व में राकेश टिकैत ने कही थी 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, हारे उम्मीदवारों को, हम रिपीट करते हैं, हारे हुए उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट दिया गया चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा। राकेश टिकैत के वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। क्या अब भी कुछ इसी तरह का होगा? चूँकि जो जानकारियाँ हासिल हो रही हैं 2 चरण के चुनाव के जो रुझान सामने आए हैं, उसके बाद आज से ही जो तीसरे चरण के चुनाव हुए, उससे पहले ही उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी जो राज्य हैं, जहाँ पर कुछ राज्यों में चुनाव अभी होना बाकी है, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें चरण में, वहाँ की कमान सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है।
गृह मंत्री ने सूत्रों से या जानकारी के मुताबिक जो मीडिया में चर्चाएं हैं, बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती को फ़ोन कर उनसे अपने उम्मीदवारों को वापस लेने और उम्मीदवार बदलने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद मायावती ने कुछ जगहों से अपने उम्मीदवार बदले, ऐसी जानकारियां भी हैं। इस पर अखिलेश यादव ने बयान जारी किया कि बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी को वोट देना ठीक नहीं और वो वोट बीजेपी एनडीए गठबंधन के लिए होगा। ये वीडियो आपको सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश यादव के अकाउंट से पोस्ट किया गया, मिल जाएगा। अभी भी लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे प्रवक्ता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत रखते थे, वो इस्तीफा दे करके बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वो एक प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट के तहत ये लोग आए हुए थे, कांग्रेस में थे, और कांग्रेस पार्टी चेक्स एंड बैलेंसेस में नहीं कर पाती है ठीक से, तोलना और तोलने से पहले पासन करना नहीं कर पाती है, और वो गलत लोगों को पार्टी में शामिल कर उन्हें बड़ी पोजीशन भी दे देती है। ऐसा देखा जाता रहा है। रोहन गुप्ता हो या ये खेड़ा जिन्होंने इस्तीफे दिए, वो एक प्रोजेक्ट पर कांग्रेस पार्टी में शामिल कराई गई थी और ऐन वक्त पर उनको अपने पास बुला लिया गया, आरोप लगवा करके कांग्रेस के ऊपर। अब वो जाएं राम मंदिर के दर्शन करें, राम मंदिर में, बल्कि वहाँ की सदस्यता ले लें और वहीं पर अपना ठिकाना बना लें, क्या कहते हैं उसको, संन्यास ले लें। वो राम मंदिर के लिए जाने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी में से उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी उनको नहीं जाने दे रही थी, तो अब वो संन्यास ले लें और राम मंदिर में जा कर के बैठें, हमेशा के लिए पूजा पाठ करें और लोगों को धर्म के उपदेश दें। राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लेना चाहिए ऐसे लोगों को। सारी विपक्ष मिलकर के चुनाव आयोग से डिमांड भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं, खत भी लिख रहे हैं। चुनाव आयोग को कोई परवाह नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वो नतीजे क्या जो लोग जनता वोट कर रही है उस वोट के हिसाब से होंगे या इलेक्शन कमीशन के हिसाब से होंगे, या ईवीएम जो नतीजे देगी 26 लाख ईवीएम गायब हैं, ये ख्याल रखें। कहीं ना कहीं तो उनका इस्तेमाल हो रहा होगा, इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम वो ईवीएम कहाँ गायब हैं। कोई एजेंसी को, भारत की को नहीं मालूम। वो एजेंसियां जो कहीं हमला होने के बाद 15-20 मिनट के अंदर ये बता दिया करती थी कि इसमें किसका हाथ है, किसका पैर है, उनको नहीं मालूम है कि ईवीएम कहाँ गायब हो गई हैं। अब ऐसा भी मुमकिन है, ये एक हम मान के चलते हैं, जो चुनाव के बाद ईवीएम जहाँ स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, उस स्ट्रांग रूम के अंदर पहले से ही ईवीएम रख दी जाती हो। हमें नहीं मालूम कि उनको दिखाया जाता है या नहीं, अंदर से दिखाया जाता है। जो पार्टियों के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचते हैं कि आप आइए अंदर देखिए, यहाँ किसी तरह का कुछ नहीं है। उसके बाद ईवीएम जिनमें वोट डाले गए होते हैं वो वहाँ रखी जाती हो। तो चुनाव आयोग सुनिश्चित करे अंदर से वो रूम, वो स्ट्रांग रूम जहाँ पर ईवीएम रखी जाती है, उसको दिखाए लोगों को, जो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। क्योंकि शक बहुत हैं और बेवजह शक नहीं है, ये इनके अपने बेसिस से आधार हैं। मुकम्मल नतीजे 2024 के इलेक्शन के 4 जून को जब आएंगे
तब हम आपको बहुत सारी बातें चुनाव में कैसे कैसे गड़बड़ियाँ होती हैं, किस लेवल पर गड़बड़ियाँ होती हैं, वो बताएंगे। साथ ही 7 बजे शाम को 4 जून को हम देश भर में के चुनाव का पूरा सही आकलन आपके सामने पेश करेंगे। हर सीट का ब्यौरा, हर राज्य का ब्यौरा होगा, कहाँ कितनी सीटों पर चुनाव हुए, कितने % वोट डले, कितनी सीटें जीतने की इंडिया और एनडीए गठबंधन की वहाँ पर उम्मीदें हैं। हर सीट की जानकारी आपको 4 जून को सबसे पहले तीसरी जंग न्यूज़ पर उम्मीद रखें कि हासिल होगी। वो वीडियो आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही अहमियत का होगा। उसमें जो जानकारियाँ होंगी वो सामान्यतः और जगहों पर आपको नहीं मिलेंगी। तो आज की जो खबरें थी, आज की जो जानकारी थी, जो चुनाव हुआ है, वो हमने बताने की कोशिश की आपको कि संभल के अंदर भारी हिंसा हुई है, लोगों को, मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया है, उनके साथ मारपीट की गई है, लाठीचार्ज किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलने की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है और वो फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा है। 1 या 2 दिन के अंदर जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल, जानकारी नहीं, उम्मीद के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आज लगभग ख़त्म हो चुका है। हिंदी भाषी जो राज्य हैं, जहाँ पर बीजेपी का बहुत मजबूत संगठन कहलाता है या मजबूत वोटर हैं, उसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की 8 सीटें बाकी रह गई हैं। चुनाव वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब जो चुनाव हैं वो साउथ इंडिया की तरफ इलेक्शन होंगे और कुछ सीटों पर, जैसा आपने बताया, उत्तर प्रदेश की जो सीटें बाकी रह गई हैं उसमें चुनाव होंगे। बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहाँ से बीजेपी को कुछ सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र में तो चौथे चरण में बहुत ज़्यादा बीजेपी को सीटें नहीं हैं। 5वें, 6ठे, 7वें चरण में बीजेपी का कुछ बचेगा नहीं। आज बीजेपी का चुनाव लगभग पूरा हो गया है, ख़त्म हो चुका है। अब बीजेपी के लिए यहाँ से आगे रिवाइव या सर्वाइव करने के लिए कुछ बचता नहीं। खेल ख़त्म, पैसा हजम। अब ये सत्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे कोई, क्योंकि हुकूमत से जब तक आप इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, मांझी ने इनकार कर दिया था मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूँ, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। बच्चा रूठ जाता है कि नहीं मैं तो यही लूँगा। तो जो बच्चा है वो किसी तरह से सत्ता से बेदखल होना नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कि हमेशा के लिए सत्ता उसके पास रहे। और बच्चे के जो पापा हैं केसरिया विलायती, वो चाहते हैं कि 2025 में वो अपने जो कार्यक्रम है वो सरकारी पैसे से करें। पूरे 1 साल उनको कार्यक्रम करने हैं, उनके अपने संगठन को बने हुए 100 साल पूरे होंगे। तो केसरिया विलायती की ख्वाहिश ये कि पूरे साल सरकारी कार्यक्रम हो वो, और सरकार पैसा उनका खर्च करे। शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए 30 जंग न्यूज़।